सबसे पहले पाठशाला में आज क्या है जल्दी से आपको यह बता देता हूं। और पाठशाला में क्या अनजाने में आप हाथ में बम लेकर घूम रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं अफगानिस्तान में नहीं, मैं तालिबानी नहीं, मैं हाथ में बम लेकर कैसे घूम सकता हूं। आज ये पाठशाला देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए, क्योंकि वाकई आप भी हो सकता है हाथ में बम लेकर घूम रहे हो, और वो कैसे, वो अभी आपको आगे समझाऊंगा। कोरोना से भी भयंकर महामारी का चैप्टर खुलने वाला है। पावरफुल चीन की बैटरी डाउन करने वाली क्लास भी लगेगी कि कैसे वहां बैटरी डाउन हो गई है। कचरा मुक्त शहर कैसे बनाने वाले हैं पीएम मोदी, आज आपको यह भी बताऊंगा। और आखिर में मुगल सीरीज का भी जिक्र होगा जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो मुगल सीरीज में भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले सोशल साइंस की क्लास। और आज ये सोशल साइंस की क्लास जो लगा रहा हूं, ये हर भारतीय को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इसकी एक वजह है। और ये वजह ये है कि आपको 3 शब्द जो आप सुनते हैं, अफवाह, अंधविश्वास, ये आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आज कैसे इस पे बात करना बहुत जरूरी हो गया और क्या खबर आई वो आपको बताऊंगा। और तीसरी जो आजकल मॉडर्न टर्म्स में हम कहते हैं, फेक न्यूज। अरे ये तो फेक न्यूज है, ये इतना बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन खुद फैलाते हैं और क्या करते हैं वो आपको समझना चाहिए। ये किसी महामारी से कम नहीं है, कोरोना से ज्यादा भयंकर है फेक न्यूज की महामारी। क्योंकि कोरोना का वैक्सीन लिया तो पता चलता है कि हम तो बच सकते हैं, इसकी वैक्सीन ली नहीं ली और वैक्सीन है क्या ये भी नहीं पता चलता। और हम 21वीं सदी के डिजिटल भारत में रह रहे हैं। ये महामारी खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है। आज पाठशाला में सबसे पहले इसी पर क्लास लगाने जा रहा हूं और आपको बताता हूं कि वजह क्या है, क्यों क्लास लगा रहा हूं। क्योंकि बिहार के सीतामढ़ी से खबर आई और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 21वीं सदी में यह हो रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में एक अफवाह उड़ाई गई, और जिस अफवाह के चक्कर में वहां एक खास ब्रांड का बिस्किट, हां वही बिस्किट जो आप चाय में डुबा के बिस्किट खाते हैं, उसी की बात कर रहा हूं, वो बिस्किट के लिए मारा मारी हो गई, लूट मच गई बिस्किट के लिए। भाई आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह हुआ बिहार के अंदर। लोगों ने एक खास ब्रांड के बिस्किट को खरीदना शुरू कर दिया और बिस्किट देखते देखते दुकानों से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मिल नहीं रहा है। और यह सब हुआ किसके नाम पर? एक पर्व है बिहार में जिसे हम जीतिया कहते हैं। इस पर्व में, जीतिया पर्व बहुत लोगों ने हो सकता है दूसरे हिस्सों में देश के नहीं सुना होगा। जीतिया में, इस पर्व में मां अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अफवाह फैलाई गई कि जीतिया पर बच्चों को बिस्किट खिलाइएगा उस खास ब्रांड का तो बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी। अरे उम्र तो बाद में बढ़ती, लेकिन पहले अपने दिमाग का स्तर तो बढ़ाते लोग, कि बिस्किट खिलाने से उम्र कैसे बढ़ेगी भाई। लेकिन वो बढ़ी और अफवाह ऐसी बढ़ी कि लोगों में मारा मारी हो गई उस बिस्किट को खरीदने के लिए। और यह भी कह दिया गया उस अफवाह में, मैसेज जो घूम रहा था, कि अगर बिस्किट नहीं खिलाया तो बच्चों को कुछ हो जाएगा। अब ये अफवाह फैलते देर नहीं लगी, बिस्किट खरीदने के लिए दुकानों में लाइन लग गई। सिर्फ सीतामढ़ी नहीं, आसपास के जिलों में बिस्किट खत्म हो गया। अब आप सोचिए कि क्या भगवान की किसी बिस्किट के ब्रांड से डील हो सकती है क्या, कि एक मां ने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है तो वो फलाने ब्रांड का बिस्किट खाएगी तभी जाके बच्चा सेफ रहेगा। ऐसा हो सकता है? बड़ी सिंपल सी बात थी, लेकिन अफवाह फैली। तो ये कितना खतरनाक है और आगे इसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले वहां के लोगों ने क्या कहा वो सुनिए पहले। पार्ले जी लाने आए हैं, क्योंकि अभी से कुछ ही देर पहले हम अपने घर से, दुकान से घर पे आए हैं, तो पता चला है कि माँ बोली है कि जाओ पार्ले जी दुकान से ले आओ। इसी के लिए हम पूछे हैं कि किस लिए, तो मम्मी बोली है कि जो लोग जितिया किए हुआ है तो उन लोगों को है ना, अभी पार्ले बेटा है ना, माँ को पार्ले जी खिलाएगा। अब ये बात सही है कि गलत है ये तो हम नहीं पता है। हम भी कुछ विषय का चर्चा मेरे मोहल्ला में भी बना हुआ है, बहुत लोगों से पूछे हैं, तो सभी लोगों का कहना यही था कि ये बात सच है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमको नहीं पता है। पार्ले जी खरीदना है। क्यों पार्ले जी खरीदने आए हैं? खाने के लिए। क्या कुछ बात आया है जो आज पार्ले जी खरीदे हैं? बात यही आया है, सो मतलब कितने लोग जब हमने किया है ना, अपने लोग को बोला, एक आदमी ने बोला था उसको, मतलब पार्ले जी खाने से मतलब अच्छा रहेगा, इसलिए आप लोग पार्ले जी खरीदने आए हैं। इसलिए आप पार्ले नहीं खाने पर हानिकारक हो जाता है।
पार्ले जी का अफवाह हल्ला हुआ या क्या हुआ, विक्रम ज़्यादा शुरू होने लगा पार्ले जी का। तो हमने पूछा क्या बात है कि पार्ले जी का बिक्री होने लगा। तो वो लोग बोले कि जो जितिया पर्व किए हुए हैं उसका बेजा को लड़का है तो वो पार्ले जी खिलाना है, तो इसी पर ज़्यादा वितरण होने लगा, पूरा अफवाह उठ गया पूरा। तो हम लोग तो व्यवसायी है, हम लोग तो जो मांगेगा तो देवे करेंगे, पार्ले जी, दूसरा कोई बिस्कुट नहीं, खाली पार्ले जी है। अभी आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है? स्टॉक में अभी 2 पीस माल बचा हुआ है, सब खत्म हो गया? सब खत्म है। दुकान वाले का क्या जाता है, उसको तो सूट करेगा कि ऐसी अफवाह रोज उड़ा दो भाई। आज इस बिस्किट के बारे में, कभी उस बिस्किट के बारे में, कभी इस ब्रांड के बारे में, कभी उस ब्रांड के बारे में, उसकी तो बिक्री हो रही है, उसके तो मजे हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है। आज आपको पाठशाला में इसके अलग अलग डायमेंशन समझाऊंगा कि एक अफवाह की बात नहीं है, सच और झूठ की बात है। और अगर सच वर्सेस झूठ की स्पीड आप कैलकुलेट करने जाइएगा तो किसी ने इस पर कहा था कि जितनी देर में सच अपने जूते पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। और अब आपको बताता हूं कि अफवाह कैसे फैलती है, और इसमें 4 तरीके के लोग होते हैं। बहुत गंभीर क्लास है ये, आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि कब कौन सी अफवाह आपको प्रभावित करेगी आपको पता नहीं चलेगा। दरअसल 4 तरीके के लोग होते हैं, 4 कैटेगरी होती है अफवाह फैलाने वालों की। अफवाह कैसे फैलती है उसको देखिए, इसकी 4 कैटेगरी। पहले होते हैं अफवाह धारक, जैसे अकाउंट धारक होते हैं वैसे ही अफवाह धारक होते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अफवाह को फैलाते हैं, किसी ने तो शुरू किया होगा, वो होता है आपका अफवाह धारक। दूसरी कैटेगरी होती है अफवाह प्रचारक की। ये वो लोग होते हैं जिनका काम होता है कि आंख मूंद कर फैलाते जाओ। मतलब व्हाट्सएप मैसेज आया, कहीं से कोई खबर आई, किसी ने फोन पर बताया, तुरंत फोन रखा, दूसरे को लगाया। व्हाट्सएप मैसेज आया, तुरंत फॉरवर्ड किया, 10 लोगों को बढ़ाया, जांचा नहीं, परखा नहीं, सोचा नहीं और बढ़ा दिया। तीसरी कैटेगरी ये होते हैं अफवाह मारक। अब ये अफवाह मारक कौन है भाई? ये अफवाह मारक वो हैं जो कि फेक मैसेज देखते तो हैं, झूठी खबर है समझते तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन वो उसको फेक है ये बताकर और लोगों को जागृत करे ये नहीं करते। तो वो एक तरीके से चेन को तोड़ते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से चेन नहीं तोड़ते। और चौथी कैटेगरी जो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सब बने, वो होते हैं अफवाह संहारक। जैसे हमारे यहां कहते हैं ना कि राक्षसों का संहारक, राक्षसों का वध कर दीजिए तो वो संहार हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो आज आप बनेंगे कि जो इस तरीके की किसी अफवाह को न सिर्फ आगे जाने से रोकते हैं, बल्कि वो अफवाह है ये औरों को बताकर पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि अफवाह आगे न जाए। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी क्या बात हो गई, अगर अफवाह उड़ गई तो उड़ गई। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन सच और झूठ की स्पीड का फर्क देखिए। सच और झूठ, सच वर्सेस झूठ, उसकी स्पीड आपको बता रहा हूं। स्पीड देखिए, झूठ की स्पीड 6 गुना ज्यादा होती है, 6 गुना ज्यादा स्पीड होती है। ये झूठ की बता रहा हूं, मतलब जितनी तेजी से सच फैलेगा उससे 6 गुना तेजी से झूठ फैलता है। 70% जो झूठे ट्वीट होते हैं वो ज्यादा रीट्वीट होते हैं। 70% उनको ज्यादा रीट्वीट मिलता है, क्योंकि उसमें मसाला होता है, लोगों को लगता है अरे ये तो सही बात है, रीट्वीट मारो। जब तक कोई खबर, सच्ची खबर 1000 लोगों तक पहुंचती है, सच अगर 1000 लोगों तक पहुंच रहा है, तो वही खबर, वही उसी का आप मुकाबला कीजिएगा झूठी खबर से, तो झूठ जो है वो 1 लाख लोगों तक पहुंचता है। ये एक एनालिसिस है कि 1 लाख लोगों तक झूठ पहुंचता है जब तक कि 1000 लोगों तक सच पहुंचे। तो झूठ की ताकत को समझिए। और भारत में अफवाहों की पुरानी फैक्ट्री रही। आपको याद दिलाता हूं, आपको भी याद आएगा, अभी जब आपको बताना शुरू करूंगा तब ध्यान आएगा कि अरे ये एक बिस्किट का मामला नहीं है। एक से एक बड़े बड़े उदाहरण हम आपको बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं। 1995, तब तो इतना व्हाट्सएप भी नहीं था, गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है, यह अफवाह उड़ गई और लोग लाइन लगा दिए मंदिर के बाहर गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। 2001 में
मंकी मैन का हमला हो रहा है, इसको लेकर पूरा भयंकर। अभी आपको याद है ना दिल्ली 6 जो फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, उसमें भी मंकी मैन था ना, मतलब उसका जिक्र था। तो वो अफवाह उड़ी थी कि मंकी मैन घूम रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक अफवाह कब आपके पास पहुंचेगी और आपकी जिंदगी प्रभावित करेगी। जो मैं कह रहा था कि आप हाथ में बम लिए घूम रहे हैं, वो बम दरअसल आपका मोबाइल फोन है आज की तारीख में। कैसे अभी समझाऊंगा। 2002 में मुंह नोचवा के हमलों की अफवाह उड़ गई कि कोई है जो मुंह नोच के चला जा रहा है। 2017 में आपको याद होगा महिलाओं की चोटी काटने की अफवाह उड़ गई थी। महिलाएं हेलमेट पहन के सो रही थी, हेलमेट पहन के, कि कोई मेरी चोटी काट के ले जाएगा। अब महिलाओं का ज्यादा प्यार होता ही है बाल से, तो एक तो डर भी था, ऊपर से चोटी कट जाएगी, हेलमेट पहन के सो रही। उसके बाद 2019 में उत्तर भारत में बच्चा चोर की अफवाह उड़ी। कितना भयंकर, आप सोचिए, बच्चा चोरी की अफवाह के चक्कर में कई जगह लिंचिंग हो गई। लोगों को डर हो गया कि कोई बच्चा अगर किसी के साथ टहल भी लिया, या किसी का बच्चा कहीं मिल गया, कोई सोच रहा घर पहुंचा दे, या ऐसे लोग घूम रहे करके लोगों को भीड़ ने पकड़ पकड़ के मार दिया। तो अफवाह जो है वो छोटी चीज नहीं होती है। ये बिस्किट वाले में आपको पता नहीं चला, लेकिन ऐसी अफवाहें भी होती है जो लोगों की जान लेती हैं। 2020 में नमक की कमी की अफवाह उड़ गई। लोग जाके नमक के पैकेट खरीद खरीद के घर में रख ली कि लॉकडाउन है, इसमें नमक की अफवाह उड़ गई कि अब नमक नहीं मिल रहा, तो लोग गए दौड़ के नमक ले आए। अरे भाई गजब है। 2021 में वैक्सीन पर डर फैलाने वालों ने अफवाह फैलाई। इसमें नेता भी शामिल थे। आपको याद होगा बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन लिया तो पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन लेने पर लोग मर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी उड़ने लगी। और इसके बारे में अभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आज पाठशाला में यह मुद्दा क्यों उठाया, क्यों आपको अफवाह संहारक बनना जरूरी है। और आज के जमाने में इंफॉर्मेशन युग है। इतिहास में इससे पहले कभी इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं रही। इतिहास में इतनी सरलता से जानकारी फैले, इसका सोर्स भी नहीं रहा। लेकिन इन जानकारियों के साथ फेक न्यूज का भी बड़ा संकट पैदा हुआ। और जो मैं आपसे कह रहा था कि बम, वो मोबाइल फोन जो है वो बम है। आप कहेंगे ये बम कैसे हो सकता है? अरे भाई, आपको नहीं पता कि आपने जो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया वो कितनों की जिंदगी में विस्फोट कर सकता है। और आज की जो स्थिति है, 55 करोड़ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन मौजूद है। और स्मार्टफोन ऐसा है जिसमें आप वीडियो भी आगे बढ़ा सकते हैं, मैसेजेस भी बढ़ा सकते हैं, तस्वीरें भी बढ़ा सकते हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट मौजूद है। सोचिए ताकत कितनी है। यहां बैठे बैठे आप झुमरी तलैया से लेकर और राउरकेला तक में कहीं भी खबर फैला सकते हैं, झूठ फैल सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 110 करोड़ लोग, इनके पास मोबाइल कनेक्शन है। अब आप सोचिए कि 130 करोड़ की आबादी है और उसमें 110 करोड़ मोबाइल कनेक्शन। अब आप कहेंगे मोबाइल स्मार्टफोन 55 करोड़ हैं, तो 110 करोड़ मोबाइल कनेक्शन कैसे हो गया? अरे भाई, कोई लोग 2 नंबर भी रखते हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो मोबाइल धारक ही नहीं माने जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये आंकड़ा पकड़िए, 110 करोड़। ये 110 करोड़ इंपॉर्टेंट है कि जो एक झूठ है उसकी ताकत यह है कि वो 110 करोड़ लोगों तक पहुंचे। और 110 करोड़ क्या, आप मान के चलिए कि पूरे देश में पहुंच सकता है, क्योंकि ये भी तो किसी तक फैलाएंगे, बातचीत में भी तो फैलता है। कोविड की दूसरी लहर के बीच भारत के इंटरनेट यूजर्स पर एक सर्वे हुआ, और यह सर्वे जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च ने किया, उसमें पब्लिश हुआ। और इस सर्वे में क्या पता चला, इतना इंपॉर्टेंट है ये सर्वे, वो आप सुनिए, बहुत गंभीर चीज बता रहा हूं। 70% लोग, 70% लोगों ने कहा कि उनके पास जो मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, यानी उनके पास अगर 10 मैसेज आया तो 50% यानी 5 मैसेज, 50% मैसेज वो बिना चेक किए हुए कि सही है या गलत, वो सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। उनको पता नहीं कि सही है कि नहीं है, मसाला दिखा, फॉरवर्ड मार दिया। अब वो वाली कैटेगरी होते हैं ना, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भेजेंगे ही भेजेंगे, जैसे उसी से दिन बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन कितने लोग उसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें अच्छा कितने कोट घूमते हैं कि फलाने आदमी ने कह दिया, वो कोट भी सही है नहीं है कुछ नहीं पता, फॉरवर्ड। तो 70% लोग इस देश में जिनके पास मोबाइल है, उसमें से 50% मैसेज जो उनके पास आता है वो सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। कितना बड़ा यह आंकड़ा है आप सोचिए।
व्हाट्सएप मैसेज को बिना फैक्ट चेक किए हुए फॉरवर्ड करते हैं। 13% लोगों ने कहा, इसमें 13% इन्होंने कहा कि 13% लोगों ने कि इन्होंने कभी कोई फैक्ट चेक किया ही नहीं मैसेज का, कि भाई एक बार देख तो ले कि ये सही है या नहीं। ये तो 50% ऐसे हैं जिन्होंने 50% मैसेज भेजा, मतलब 50% तो चेक किया। ये 13% लोग महानुभाव ऐसे हैं कि इन्होंने कभी चेक ही नहीं किया और करते भी नहीं है। इनको लगता है भगवान ने फॉरवर्ड करने की मशीन बनाकर भेजा। ये मोबाइल ही खरीदते हैं, जाकर पूछते होंगे भैया कोई फोन दिखाना जिसमें फॉरवर्ड जल्दी हो जाता हो। अरे भाई, फॉरवर्ड करने के लिए मोबाइल खरीदे हो, चेक तो करो हो क्या रहा है। अच्छा, एक और स्टडी हुई, उसमें बताया गया ट्विटर को लेकर 11 साल में ट्विटर आज की देश तारीख में इतना इन्फ्लुएंशियल हुआ है। 11 साल में ट्विटर में आप ये जानकारी देखिए, 1,26,000 स्टोरीज फेक न्यूज फैलाई गई। ये फेक थी, फेक, झूठी। ये 11 साल में 1,26,000 फेक स्टोरीज फैलाई गई, ये एक सर्वे कहता है। अब आप सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है, 1,26,000 झूठी कहानियां। और ये तो सर्वे हो सकता है, इससे ज्यादा हो, इससे थोड़ा कम हो, लेकिन झूठ तो वहां फैल रहा है। और अभी आपने बीच में देखा भी था कितना बवाल हुआ था मैनिपुलेटेड मीडिया को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कैसे कैसे फेक न्यूज मैसेज फैलाए जाते हैं। आपको कुछ उदाहरण भी बताता हूं, आपको हंसी आएगी सुनकर कि ऐसा ऐसा भी फैला देते हैं भाई। अब आपको दिखाता हूं, इसको देखिए, ये वाला देखिए। एक फेक अलर्ट क्या आया, इस मैसेज में सूचना यह दी गई कि भाई पाकिस्तान सीधे भारत पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने भारत से बदला लेने की चीन से मांग की है। मतलब चीन से कहा है कि तुम मेरी तरफ से भारत से बदला ले लो। मतलब वो नहीं होता दोस्ती यारी में कि मैं इसको नहीं मार पा रहा हूं, हाथ नहीं पहुंच रहा है, बड़े वाले भैया को थप्पड़ नहीं मार पा रहे, तुम मार दो, ऐसी वाली स्थिति। तो ये झूठ फैलाया गया और इसमें कहा यह गया कि एक ऐसी बीमारी जो है, चीन भारत में अस्थमा और नेत्र रोग फैलाने वाली विशेष प्रकार के पटाखे और सजावटी लाइट भेज रहा है। और यह भी गृह मंत्रालय ने यह कहा है, यह कह के झूठ फैला दिया गया, जबकि गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई सूचना दी नहीं थी। तो ऐसे संदेश जो है वो साझा किए गए, लोगों ने धड़ धड़ फेंक दिया आगे कि तुम भी बच जाओ, ऐसा पटाखा मत लाना। एक तस्वीर में फर्जी दावा किया जा रहा है कि जो लोग कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके घरों की बिजली काट दी जाएगी और राशन कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? और लोग जो है वो बुद्धि भी नहीं लगा रहे कि ऐसे कैसे काट लोगे तुम बिजली। भाई बिजली का बिल भरते हैं, मेरा कनेक्शन है। लेकिन इसको भी फैला दिया गया कि सरकार कह रही है। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है वैक्सीन नहीं लगवाई तो बिजली और राशन कार्ड कट जाएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज भी लगी हुई है, हर भारतीय जल्दी से ये रिपोर्ट देखें। हालांकि इसमें कम से कम डर के मारे लोग वैक्सीन तो लगा लेंगे, ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी झूठ क्यों फैलाना। खैर, टीकाकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोरोना वायरस के निःशुल्क इलाज के लिए सभी युवाओं को 4,000 रुपए की मदद राशि मिलेगी। ये अलग फेक न्यूज है। 4,000 रुपया कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ऐसी कोई योजना ही नहीं है। सरकार ऐसी कोई योजना चला ही नहीं रही है अपने मन से, और लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट योजना के तहत 2,67,000 रुपए क्रेडिट हुए। ये है मैसेज, इसी टाइप का मैसेज आता है। ये जरा जूम करके दिखाइए, ये वाला। हाय कस्टमर, योर अकाउंट नंबर फलाना ढिमकाना क्रेडिटेड फॉर 2,67,000 ऑन 24 अगस्त 2021 अंडर गवर्नमेंट योजना। ये गवर्नमेंट योजना क्या होती है? अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, गवर्नमेंट योजना क्या होती है? कोई गवर्नमेंट ऐसा नाम रखती है गवर्नमेंट योजना? और इसमें क्या होगा? फिर आपके पास फोन आएगा कि 2,67,000 रुपए आया है, जरा कुछ ओटीपी बताइए, तो फिर उधर होगा, ये होगा, और आपके जो अपने पैसे होंगे वो भी चले जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें होती है। आपने भी फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, भारत सरकार 3 महीने के लिए 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है। 3 महीने का ये अलग फर्जी दावा चल रहा है। सरकार को क्या मतलब आप फ्री में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा वाला बहुत आता है, ये वाले पे क्लिक करोगे तो फ्री में रिचार्ज हो जाएगा। अब जिनको नहीं रिचार्ज कराना रहता है और बाबू सोना भी करना है फोन पर, तो उनको लगता है अरे ये बहुत बढ़िया है, उसी में फंसते हैं सब। और ये सब हो क्यों रहा है?
मतलब ये आंख मूंद के जो आप फॉरवर्ड कर देते हैं, झूठ अफवाह जो भी फैल रही है, ये क्यों कर रहे होंगे? कुछ तो वजह होगी। इसकी एक बड़ी वजह है, मैं आपको बताता हूं, और वो बड़ी वजह क्या है। आपकी भी आंखें खुलनी जरूरी है। और इसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है, और वो है सस्ता डेटा प्लान। भारत में डेटा जो है वो आज की डेट में आटा से भी सस्ता है। 1 GB डेटा की कीमत, 1 GB डेटा जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत जो है, अगर आप देखने जाइएगा दुनिया में, तो एवरेज आपको बता रहा हूं, एवरेज कीमत, और वो आपको दुनिया के लिहाज से देखिए, दुनिया में अगर आप एवरेज निकालिएगा सारे देशों के हिसाब से, तो दुनिया में 1 GB डेटा जो है वो 312 रुपए का पड़ता है। अमेरिका में, आप कहेंगे अमेरिका तो बहुत तोप चीज है, इतना बड़ा देश है। यूएस अगर आप देख लीजिए, यूएस में 247 रुपए का पड़ता है 1 GB डेटा। अभी मैं होके आया हूं भैया, डेटा कार्ड खत्म हो जाता है, फिर यहां फोन करना पड़ता है, रिचार्ज कराओ। कनाडा में 1 GB डेटा जो है वो 423 रुपए का है। और भारत में जहां इतना ताबड़तोड़ फेक न्यूज जो है वो फैलता है, उसकी वजह यही है। अभी देखिए, अब लिखूं, अब आप गेस कीजिए कितना होगा? 50 रुपया। 50 रुपया में आपको 1 GB डेटा भारत में मिल रहा है। अब 50 रुपया में 1 GB डेटा मिलेगा तो धड़ाधड़ कोई भी फैलाएगा ही फैलाएगा। यही हो रहा है। उसमें फेक न्यूज है, कितनों को नुकसान पहुंचा जा सकता है, हमको क्या मतलब? मेरा 50 रुपया यूज भी तो होना चाहिए, बचा के रखेंगे डेटा। फिर क्या करेंगे? 50 रुपया बर्बाद ना हो गया भाई अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं किए। अरे दूसरों के साथ क्या हो रहा है ये भी तो सोचिए। सस्ते इंटरनेट डेटा में भारत की रैंकिंग अगर आपको बताऊं, आपको भारत की रैंकिंग बताता हूं। दुनिया में सस्ते डेटा के हिसाब से भारत की रैंकिंग अगर आप देखिएगा तो भारत इसमें नंबर 1 है, 1 नंबर, इतना सस्ता। ये 2020 का बता रहा हूं। और उसके बाद जो है वो तस्वीर कैसी है आप समझ सकते हैं। भारत में सोशल मीडिया यूजर वो कितने हैं आप समझिए इसको। जब सस्ता डेटा है तो सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है, सबको आना है और सबको आकर धड़ाधड़ फैलाते जाना है। सोशल मीडिया यूजर, व्हाट्सएप, इसके कितने यूजर हैं भारत में? 53 करोड़ लोग भाई, 53 करोड़ लोगों के पास व्हाट्सएप है। तो आप सोचिए एक फेक व्हाट्सएप मैसेज कितने करोड़ लोगों के पास जा सकता है। यूट्यूब पर कितने लोग हैं? मतलब उसके सब्सक्राइबर हैं 44.8 करोड़, मतलब करीब 45 करोड़ लोग। फेसबुक, दिन रात फोटो डाल रहे हैं, एक दूसरे की देख रहे हैं, जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि अरे ये घूम आया मैं नहीं घूमा। 41 करोड़ लोग फेसबुक पर मौजूद है। और नया आजकल चला हुआ है इंस्टाग्राम। इंस्टा पर कितने लोग हैं? इसमें छोटा छोटा वीडियो डालते हैं, बाल झाड़ते हुए, फोटो खिंचाते हुए, चाय पीते हुए, हाय हेलो करते हुए। ये छोटा वाला है। इसमें कितने लोग हैं? 21 करोड़ लोग। अब आप सोचिए। और ट्विटर जो सबसे ज्यादा जिसकी चिड़िया जो है वो चू चू करती है, उस पर मात्र 1.75 करोड़ लोग हैं। लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इतना है क्योंकि वहां इन्फ्लुएंशियल लोग ज्यादा हैं कि वो प्रभाव बहुत छोड़ता है। और वहां से भी खबरें फिर इधर उधर फैलती। वहां से निकला व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप से निकला यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया, फिर फेसबुक, फिर इंस्टा, सब जगह फैल गया धड़ाधड़। अब आप दिन भर देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्या आप हाथ में बम लिए घूम रहे हैं। यहां से सुतली बम निकलता है और यहां जाके जो है वो बड़ा वाला हाइड्रोजन बम हो जाता है। ऐसी हालत है। और आपको पता है आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? दुनिया में भारत का तीसरा नंबर है टाइम स्पेंड के हिसाब से। आपको बताऊं, मोबाइल पर दिन भर मोबाइल देख रहे हैं। आपका बेटे को गाली देते हैं ना कि दिन भर मोबाइल देखते हो, पढ़ते नहीं हो। या आपके अकेले आपके बेटे और बेटी का हाल नहीं है। दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत की रैंकिंग जो है टाइम स्पेंड के मामले में 3rd है दुनिया में। औसत रोज कितने घंटे आप मोबाइल पर बिताते हैं आपको पता भी नहीं होगा। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे हर भारतीय बिता रहा है।
तो अगली बार से आपके माँ बाप बोलेंगे कि दिन भर मोबाइल पर रहते हो तो पलट के जवाब मत दीजिए, उनका सम्मान वैसा ही होना चाहिए। ये मत बोलिए कि तुम भी तो 4.5 घंटा बिताते हो, पाठशाला में बताए थे। अरे वो आपके भले के लिए ना बता रहे हैं भाई। प्रति महीने औसत डेटा जो इस्तेमाल हो रहा है, औसत डेटा जो हर महीने इस्तेमाल हो रहा है भारत में, वो 14 GB हो रहा है। 50 रुपए का है तो होगा ही। हर आदमी जो है वो डेटा जो है इसे इधर से पॉकेट में से झाड़ेगा तो डेटा गिर रहा है। ऐसी हालत हो गई। एक सर्वे के मुताबिक भारत में प्राइमरी न्यूज सोर्स क्या रह गया है? आप सोच रहे हैं सारी दुनिया जो है टाइम्स नाउ ना भारत देख के पढ़ रही है, समझ रही है खबर। प्राइमरी न्यूज सोर्स जो भारत में रह गया है इस वक्त, इस इंटरनेट की वजह से। आपको इंटरनेट की ताकत समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि अफवाहें जो उड़ती हैं उसमें इसका कितना रोल है। जो न्यूज चैनल्स के ऐप हैं, न्यूज चैनल्स के ऐप, इस पर करीब 12% लोग जो है वो खबर के लिए जाते हैं कि देखें क्या खबर छपा है। अखबार पर कितने लोग रिलाई कर रहे हैं आज की डेट में कि पता चल जाए? करीब 14%, 13.7% है, लेकिन आप मानिए 14%। टीवी पर कितने लोग देखते हैं कि देखें जरा आज क्या हो रहा है? तो करीब 28% एवरेज। तो टीवी से अभी भी लोगों का लगाव है, इसलिए टीवी पर आपको बता रहा हूं कि जागिए, आपके हाथ में क्या है इसको समझिए। और सोशल मीडिया पर एसएम, ये सबसे खतरनाक है। 19.5%, यानी करीब 20% लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से खबरों को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, जान रहे हैं। व्हाट्सएप, ये सबसे खतरनाक। और यहां पर कितना है? 16.4%। अब बताइए, न्यूज चैनल ऐप पर 12% है, अखबार पर 14% है, और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप दोनों जो है इससे ऊपर है। अब आप सोचिए कि अगर एक फेक न्यूज फैली और आप वहां फैक्ट चेक भी नहीं कर रहे हैं, धड़ाधड़ फॉरवर्ड किया, वो सोचिए किस गति से भागेगा। और आपके अकेले की समस्या नहीं है, आपको पर्सनल उदाहरण देता हूं भाई। मेरी माता जी, उनके पास व्हाट्सएप पे गलत मैसेज आएगा, वो मेरे पे भी डाउट कर देती है कि तुमको नहीं पता होगा। इतना विश्वास व्हाट्सएप पे। अब बताइए, बेटा पत्रकार है और उनको व्हाट्सएप पे भरोसा है। लेकिन ये होता है, आप इसके माया जाल में फंसते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। इसलिए कह रहा हूं, टीवी देखिएगा, टीवी न्यूज देखिएगा तो पता चलेगा। व्हाट्सएप पे चेक करने का तरीका नहीं है, कम से कम टीवी पे तो चेक कर पाइएगा। और आज पाठशाला में इतना इंपॉर्टेंट विषय इसीलिए समझा रहा हूं टीवी पे कि जागिए, एक बिस्किट की खबर नहीं है ये। कई लोगों ने बताया होगा कि अरे बिस्किट का मामला, अरे बिस्किट का मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला है ये। और भारत में कैसी कैसी पॉलिटिकल फेक न्यूज चलती हैं, आपने कभी सोचा? ईवीएम को लेकर भूल गए आप? जब ये जीते तो ईवीएम ठीक, नहीं तो गड़बड़ी है। ये भी फेक न्यूज ही है ना भाई। बटन कोई दबाव, वोट बीजेपी को जाता है, ये फेक न्यूज नहीं फैलती है। राफेल को लेकर कितना झूठ फैलाया गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। आपके फोन में हैकिंग हो रही है, उसको लेकर पेगासस विवाद, इसको लेकर कितना भ्रम फैलाया गया। ये पॉलिटिकल चलता है। वैक्सीन मत लो, बीजेपी की वैक्सीन है। अब सवाल इसका है कि इससे बचिएगा कैसे? कैसे बचना है? पहली बात, आंखें जो हैं खुली रखिए, आंखें मूंद कर, आंखें खुली रखिए। आंखें मूंद कर जो है किसी ने कुछ कहा उस पर विश्वास मत कीजिए, दिमाग की बत्ती जलाइए। मतलब बेसिक है ना। आप सोचिए कैसे हो सकता है कि आप एक पर्व कर रहे हैं कि बच्चे की उम्र बढ़ जाए, जितिया, और उसमें एक बिस्किट खाइएगा तो बच्चे की उम्र बढ़ेगी नहीं तो उसको नुकसान हो जाएगा। कैसे? क्या वो बिस्किट वाला भगवान के पास गया था बोलने की बॉस इस बार सर आप कुछ कीजिए, मेरा सेल गिरा हुआ है, आप इस बार ऐसा कर दीजिए कि बच्चे जो बिस्किट खाएं उसी से जो है वो बचे, नहीं तो सबको वापस बुला लीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? एक बार सोच के तो देखिए कि ऐसा हो सकता है क्या। अच्छा, दूसरा, फॉरवर्ड करने की मशीन मत बनिए। फॉरवर्ड करने की मशीन मत बनिए, नो। हर खबर आई फॉरवर्ड करना, आपने जो है वो
दफ्तर में जो बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने मोबाइल लेते वक्त, डेटा कार्ड रिचार्ज कराते वक्त कोई ऐसा प्लान नहीं खरीदा है कि फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आपका डेटा बंद हो जाएगा। तो भगवान के लिए जो आया फॉरवर्ड मत कीजिए। खबर अगर फॉरवर्ड करने की बहुत खुजली हो रही है क्योंकि बहुत दिन से नहीं किया है, तो एटलीस्ट कम से कम वेरीफाई कीजिए कि भाई मुझे ये लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मेरी माताजी पूछती है ना मुझसे कि ये लग रहा है कि ऐसा है, भले बाद में एक बार के लिए बोले नहीं मुझे लगता है यही सही है, फिर मैं उनको सारी चीजें समझाता हूं ऐसा 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 है, तो उनको अच्छा ये नहीं है, तो फिर वो आगे बता देती है कि भैया ये नहीं है, तुम भी मत फैलाओ। तो ये काम आपको भी करना है। और वो वाला जो आता है कि इतने लोगों को नहीं भेजा तो ये फलाने भगवान जो है वो नाराज हो जाएंगे, दिन खराब हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, उसको तो भगवान के लिए मत फैलाइए। वो भगवान उससे आज ही आ चुके होंगे कि मेरे नाम पे क्यों फैलाते हो। और अगर मन में शंका है जरा सा भी 1%, तो नो फॉरवर्ड। ये थंब रूल बना लीजिए कि 1% का भी डाउट लग रहा है कुछ भी मत फैला। आप नहीं फैलाएंगे तो भी दुनिया बची रहेगी, सच कह रहा हूं। लेकिन आप फैला कर ऐसा विस्फोट करेंगे दूसरों की जिंदगी में तो दुनिया जरूर खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस क्लास में आपको आना बहुत जरूरी था। जो मैंने कहा था फैमिली शो है, आपके बच्चों को भी ये देखना चाहिए और हो सके तो इस वीडियो को आगे और फॉरवर्ड कीजिए, ये जानकारी आगे फॉरवर्ड कीजिए। एक चक्र बनाइए अव्वा संहारक का। अव्वा का पावर कैसे खत्म हो जाए, उसकी बैटरी कैसे खत्म हो जाए, ये तो आपको समझा दिया। लेकिन अब आपको पाठशाला में इकोनॉमिक्स की क्लास में लिए चलता हूं और बताता हूं कि कैसे चीन की बैटरी डाउन हुई है। आज आपको बताता हूं इकोनॉमिक्स की क्लास में दुनिया के 3 ताकतवर देशों की बात। पहला देश अमेरिका, जो आपके बारे में बता रहा हूं। यहां कैश की कमी हो गई है, जहां सरकारी कर्ज की सीमा बढ़ाने पर ऐसा राजनीतिक टकराव हुआ कि सरकारी कामकाज के लिए कैश ही नहीं बचा। इसका अंदेशा हो गया, हालांकि रास्ता अब निकल गया है। दूसरा देश चीन है, जहां 20 राज्यों में बिजली का ऐसा बड़ा संकट हो गया कि 40% काम ठप पड़ गया। चीन में एक दूसरा संकट वहां की रियल एस्टेट कंपनी है जो डिफॉल्टर होने के कगार पर है। इससे दुनिया में मंदी आने का खतरा है। तीसरा देश ब्रिटेन है, जहां ट्रक ड्राइवर्स की कमी हो गई, तो रिफाइनरी से जो पेट्रोल पंप लाना था, तेल लाना था, उसको लेकर संकट पैदा हो गया कि वो ट्रक लाएगा कौन। तो पेट्रोल पंप खाली हो गए और इस संकट को दूर करने के लिए सेना को उतारना पड़ा ब्रिटेन। अब हालात थोड़े ठीक हो गए वहां। तो ये आपको दिखा रहा हूं कि कैसी कैसी स्थिति दुनिया में बन रही है, हम भारत में कितनी बेहतर स्थिति में है आज की तारीख में। और सबसे पहले आपको चीन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। बिजली की कमी से चीन की हालत देखिए, चीन में क्या हुआ है। बिजली का जो संकट है, बिजली की कमी से चीन की फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन गिर गया है। और वो प्रोडक्शन कितना गिरा है, 44% नीचे चला गया है चीन की कंपनियों में, क्योंकि बिजली नहीं है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि चाइना में बिजली नहीं है। हां भाई, नहीं है बिजली वहां पर। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रैंड, वो दिवालिया हो गई है। चीन के ग्रोथ रेट में कमी का अनुमान है, ग्लोबल डिप्लोमेसी में घेराबंदी हो रही है उसकी। अभी आपने सुना था ना, क्वाड बना, ऑकस बना, चारों तरफ से उसको घेरा जा रहा है और वो बीच में खुद ही अंधेरे में गिरा हुआ है। बत्ती गुल कैसे हुई, कैसे चीन इससे जूझ रहा है, वो आपको बताता हूं। इस वक्त उत्तरी चीन में, उत्तरी चीन की बात सबसे पहले बताता हूं। उत्तरी चीन में करीब 14 शहर ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। 14 शहर, आप सोचिए। आपको विजुअल दिखाता हूं, ये तस्वीरें देखिए। ये 14 शहरों की हालत है जहां पर बिजली नहीं है। ये जो खाना गर्म रखने के लिए रखते हैं, एक बल्ब जला हुआ है, एक बल्ब इधर जला हुआ है, किसी तरीके से वो काम चला रहे हैं। वो जो चीन वाली बैटरी से आपके यहां इन्वर्टर चलता है, उससे बेचारे काम चला रहे हैं। खाना जो है वो खराब हो जा रहा है। फैक्ट्रियों में लाइट नहीं है, मशीनें बंद हो गई हैं, प्रोडक्शन ठप हो गया है, घरों में अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। कल को ये ना कह दें कि स्ट्रीट पर लाइट नहीं थी तो चलते चलते LAC पार कर गया और आपके भारतीय सैनिकों ने ठोक दिया। लिफ्ट बंद है, दफ्तरों में अंधेरा छाया हुआ, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज जब नहीं है तो कहीं नहीं है, फिर होगी कहां। सब जूझ रहे हैं बिजली के लिए। चीन के लोग कह रहे हैं कि 4 दिन से बिजली नहीं आई है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रयोग ना करें, पानी गर्म करने से बचिए।
और बड़ी मुसीबत यह है कि खुद चीन की लोकल अथॉरिटी, उसको भी ये नहीं पता कि ये संकट खत्म कब होगा। मतलब ये नहीं है कि आपने फोन घुमाया और बोला वू चांगची ये कब खत्म होगा, वो भी नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि कब खत्म होगा। वो क्या जवाब देगा? चाइनीज में बोले, हिंदी में बोले, कहीं भी बोले। अब बिजली कम होने से चीन की बैटरी डाउन हो गई। ग्रोथ रेट का अनुमान, अब देखिए कितना बड़ा संकट चीन के लिए खड़ा हो गया। एक बिजली क्या करती है, करंट कैसे देती है। ग्रोथ रेट का अनुमान जो 8.2% था, वो अब घटकर 7.8% हो गया। यह असर है बिजली ना होने का। और ये मैप देखिए, ये जितना आप जो हिस्सा देख रहे हैं नीला वाला, ये सारा हिस्सा ऐसा है जहां बिजली का संकट है, और लाल हिस्सा जो है वहां बिजली है। तो मतलब आप मैप में देखेंगे तो आधा चीन ऐसा है जहां बिजली नहीं है। 44% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो गई। जेनजियांग शहर में 160 फैक्ट्री बंद हो गई। शंघाई में आईफोन वेंडर का प्रोडक्शन रुक गया है। एप्पल और टेस्ला के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। यह चीन का हाल है। और यह क्यों हो रहा है आपको यह भी समझना चाहिए। चीन में बिजली के लिए लोग इतने परेशान हैं, उसमें वेंटिलेशन का फैन बंद कर दिया गया, तो कई लोगों की 23 लोग जो है उनका दम घुटने लगा, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। अब वजह क्या है वो समझिए। चीन में जो बिजली की मांग है वो साल 2020 के मुकाबले इस साल 16% बढ़ गई, क्योंकि कोरोना के बाद चीन की इकोनॉमी रिकवरी मोड में थी। वहां के माल की मांग तेज हो गई, इसलिए प्रोडक्शन हाई स्पीड में चलता चला गया। नतीजा क्या हुआ? बिजली की डिमांड बढ़ी। बिजली की डिमांड बढ़ी तो उतनी बिजली थी नहीं, तो बिजली का संकट पैदा हो गया। दूसरी वजह, चीन में कोयले की कीमत आसमान छू रही और इससे थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन घट गया। इस समय चीन में प्रति टन कोयले की कीमत सबसे ज्यादा 15,000 रुपए पर है। तीसरी वजह, चीन सरकार चाहती है कि कोयले पर निर्भरता कम हो, इसके लिए लोकल अथॉरिटी को कहा गया कि वो बिजली के इस्तेमाल को सीमित करे। अब सीमित करने के लिए उन्होंने लाइन ही काट दी। चौथी और सबसे बड़ी वजह, चीन में 56% बिजली कोयले से मिलती है। कोयले की सप्लाई कम हो गई, दाम बढ़ गए, तो 15 से 20 दिन का स्टॉक चीन के पास है। चीन की सबसे बड़ी बिजली कंपनी के पास 11.31 मिलियन टन कोयला बचा हुआ है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, इसके बावजूद उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। उसे ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना पड़ रहा है, लेकिन पिछले साल ही तनातनी के बाद यह खरीद बंद हो गई थी, तो अब उधर से खरीद नहीं रहे, इधर लगाना पड़ रहा है। तो लगाएंगे तो कहां से दे पाएंगे सबको, तो बिजली काट रहे हैं। ये चीन का हाल। और चीन दुनिया में ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, उस पर प्रदूषण कम करने का भारी दबाव भी है। 2060 तक चीन को कार्बन एमिशन को जीरो करना है। चीन कोयले पर अपनी निर्भरता घटा रहा है, लेकिन घटाते घटाते ये हालत हो गई कि बिजली नहीं। विंटर ओलंपिक से पहले चीन अपने आसमान को चमकाना भी चाहता है कि लोग आए तो दिखे कि अरे बड़ा साफ सुथरा शहर है भाई, लेकिन चीन में इसके लिए प्लान बी बनाया ही नहीं। नतीजा, चीन के लोग भुगत रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं, और चीन ने ना क्लाइमेट चेंज के लिए प्लानिंग की, ना ही ग्रीन एनर्जी पर काम किया। तो आज देखिए वो हालत है कि इस तरीके से बत्ती जल रही है, लेकिन दिमाग की बत्ती पहले जलानी थी, वो तो जलाई नहीं। अच्छा, कोरोना के बाद चीन दुनिया को एक और सिरदर्द भी देने वाला है। चीन की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रैंड। कर्ज में डूबी हुई एवरग्रैंड दिवालिया होने वाली है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाई तो पूरी दुनिया में 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी, वो एक बार फिर से उसी तरीके की मंदी का शिकार हो सकती है। तो पहले भाइयों ने कोरोना फैलाया और अब जो है वो मंदी फैलाने वाले हैं। 2008 में इसी तरह अमेरिका का एक बहुत बड़ा वित्तीय संस्थान जिसका नाम लेमन ब्रदर्स था, एवरग्रैंड के दिवालिया होने की स्थिति में भारतीय कंपनियों को भी नुकसान होगा। भारत की स्टील कंपनियां जो एवरग्रैंड को माल सप्लाई करती थी, उनका कारोबार प्रभावित होगा। तो वो तो ले डूबेगा ही, दुनिया को ले डूबेगा। और जिस एवरग्रैंड की बात कर रहा हूं, वो एवरग्रैंड है क्या? वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है एवरग्रैंड, जो अब दिवालिया हो रही है। दुनिया की जो टॉप 500 कंपनियां हैं, उनमें से एक है एवरग्रैंड। टॉप 500 कंपनियों में एक। और चीन के 170 से ज्यादा शहर, 170 से ज्यादा 170 प्लस इसके प्रोजेक्ट हैं, जहां पर ये अपने प्रोजेक्ट कर रहा है। रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी पर 22,50,000 करोड़
जितनी कुछ देशों की जीडीपी नहीं होगी उतना इस पर कर्ज है। 22,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब आप सोचिए अगर ये डूबा तो कितनों को ले डूबेगा। इसमें करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं, 2 लाख लोग काम करते हैं और उनका रोजगार छिन जाएगा। 2 लाख लोग सड़क पर आ जाएंगे। 15 लाख खरीदारों की एडवांस रकम फंस सकती है। कंपनी के डूबने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है। और यह कंपनी डूबी क्यों, इसका भी तो सवाल है। जब चीन में रियल एस्टेट मार्केट बूम पर था तब कंपनी ने क्या किया कि नए प्रोजेक्ट के लिए कर्ज ले लिए। चीन की सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट के लिए इनको कहा कि ठीक है कर्ज ले लो, लेकिन बाद में सख्त नियम बना दिए। 2020 में चीन की सरकार रियल एस्टेट कंपनियों के लिए 3 रेड पॉलिसी लाई। जिनपिंग सरकार ने रियल एस्टेट कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू किया तो एवरग्रांड की हालत बिगड़ती चली गई, जिससे कंपनी का घाटा बढ़ने लगा। चीन की सरकार अमीर गरीब के बीच की आर्थिक खाई को कम करने के लिए कंपनी की कोई मदद नहीं करेगी। चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की करीब 29% हिस्सेदारी। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान चीन का होगा। लेकिन चीन के नुकसान में भारत का फायदा भी है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, कोई किसी की कंपनी डूब रही है तुम फायदा देख रहे हो। तो वो है कौन, वो भी तो देखिए, वो भी तो चीन है। दुनिया को कोरोना देकर और अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने की सोच रहा था, आज वो डूब रहा है तो हमारा कुछ फायदा है तो बताना पड़ेगा। चीन में प्रोडक्शन ठप होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत की तरफ आएंगी, जिसकी कोशिश नरेंद्र मोदी कर भी रहे हैं। अभी अमेरिका दौरे पर गए थे, ये तो पिछली तस्वीर है। अमेरिका दौरे पर भी गए थे तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि कंपनियों से क्या पाइए। इसी की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। अमेरिका में 5 बड़े कंपनियों के सीईओ से मिलकर आए थे। ब्लैकस्टोन और क्वालकॉम, जिनका चीन में भारी निवेश है, उनको प्रधानमंत्री मोदी कहकर आए यहां आइए, भारत में निवेश कीजिए। तो जिसके यहां बिजली नहीं है उसको तो छोड़ छोड़ के लोग आएंगे। अगर ये कंपनियां चीन से हटना चाहें तो उन्हें एक विकल्प भी मिलना चाहिए और वो विकल्प भारत है और वो भारत तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में इन कंपनियों के अधिकारियों से जब मिलकर आए तो खुला न्योता देकर आए। और ये न्योता अगर स्वीकार होता है तो चीन, अभी आधे चीन में अंधेरा है, पूरे चीन में आर्थिक अंधेरा आ जाएगा और उजाला कहां होगा, इधर अपने भारत में। तो इस क्लास में इतना ही, लेकिन पाठशाला में एक जरूरी क्लास। चीन तो वैसे पड़ोस में एक कचरा ही है जिसको हम ढो रहे हैं, लेकिन शहरों का कचरा मुक्त बनाना, भारत में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए नया मिशन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का 2nd पार्ट शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के नाम से 2 मिशन लॉन्च किए। इसमें शहरों और कस्बों के वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट को 70% से 100% पर पहुंचाने का टारगेट तय किया गया है। अमृत मिशन में 500 शहरों और 4000 कस्बों में घर घर नल से पानी की सप्लाई होगी। वेस्ट मैनेजमेंट में 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर जो फोकस है वो रहेगा। और इस मिशन में वाटर मैनेजमेंट और सबमिशन टेक्नोलॉजी पर जोर है। पहले पीएम मोदी ने इस मिशन की लॉन्चिंग पर क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आगे का ब्यौरा देता हूं। अगले चरण में मैं देश को स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन के अगले चरण में प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। शहरों में 100% लोगों की
साफ पानी तक पहुंच हो, शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्ट 1 में जब लोगों से कहा कि इधर उधर कचरा मत फेंकिए, तो लोगों ने कम से कम इतना शुरू किया कि रैपर पॉकेट में डालना शुरू किया। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो कचरा पॉकेट में डाला वो कहीं ना कहीं तो जाता है, और कैसे भारत कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है और इसलिए इस मिशन को लाना पड़ा, उसको समझिए। हर दिन भारत में करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन कचरा जो है वो पैदा होता है हर दिन। और खुले में जो कचरा फेंका जाता है, खुले में जो पड़ा रहता है, खुले में जिस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, वो करीब 15,000 मीट्रिक टन है। एम्प्टी कर देता हूं इसको। ओहो, कांड हो गया। चलिए, ये कचरा नहीं था, जानकारी की बात थी, लेकिन ये भी उड़ गया। तो इसी तरीके से कचरा उड़ाना, इसको नहीं उड़ाना था। खैर, आगे की बात बताता हूं। मीट्रिक टन हर साल खुले में कचरा जो है वो आपको 15,000 बताया, लेकिन हर साल के हिसाब से देखिएगा तो हर साल जो कचरा है खुले में, हर साल खुले में ये है 55 लाख मीट्रिक टन। यही एम्प्टी लिखने वाला था तो एम्प्टी में एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। खैर, कुल कचरे का केवल 70% कलेक्ट होता है, यानी पूरा कचरा जो है उसका 70% ही कलेक्ट हो पाता है, और 30% जो है वो यूं ही पड़ा रहता है सड़क पर, नाली पर। और कलेक्ट कचरे से में जो है उसमें भी आधा जो है वो जमीन में दबा दिया, मतलब आधा जमीन में दबाते हैं, आधा खुले में रहता है। कुल कचरे का केवल 5वां हिस्सा, 1/5, ये रिसाइकल होता है। आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूं। जो लोग यहां दिल्ली में रहते होंगे, अगर एक तस्वीर आप दिखाएं दिल्ली में कैसे कूड़े का पहाड़ होता है, और वो कूड़े का पहाड़ एक बार उसमें से कुछ हिस्सा गिरा तो लोग दब के मर गए, ऐसी भी हालत हुई। तो ये कूड़े के पहाड़ की तस्वीर है, कचरे का अंबार आपको दिखा रहा हूं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब ये मिशन करना है कि ये नहीं होना चाहिए। कलेक्टेड वेस्ट निस्तारण 27,000 मीट्रिक टन, यानी 20%। लैंडफिल साइट्स 1 लाख मीट्रिक टन, यानी 80%, यानी खुले में ज्यादा रहता है। तो यहीं पर काम करना है, और इस कूड़े से भी देश को निजात दिलानी है। देश आगे बढ़ रहा है, नए रास्तों पर चल रहा है, पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी त्रुटियां हैं, उनको दूर कर रहा है। तो अब इसको भी, वो रैपर पॉकेट में रखना तो शुरू किया, लेकिन खुले में ना फेंका रहे, जब आप उसको कचरे में फेंकें, ये भी अब खत्म करना है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं पाठशाला में, जल्द लौट रहा हूं। आप भी थोड़ा पानी पीजिए, मैं भी पीता हूं।